सभी आदरणीय सब सदस्यों को नमस्कार। और आज हम रेकी का संपूर्ण इतिहास जानेंगे और कैसे रेकी सभी ग्रैंड मास्टर्स के थ्रू हम तक आई और हम तक पहुंची है। तो बेहतरी से आज जान लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रेकी का इतिहास। सबसे अच्छी और सबसे कुशल फार्मेसी आपके सिस्टम के भीतर है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपका शरीर ही आपको हील करता है। बस हमें ऊर्जा का पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। कई प्राचीन संस्कृतियों की तरह जापानी ने अपने इतिहास और प्रथाओं को पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित करने के लिए मुंह के शब्द का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से हमने इस एक बड़े ज्ञान को खो दिया था। रेकी के साथ शामिल कई लोग मानते हैं कि आज जिन तकनीकों से हम उपचार करते हैं वे पहले बुद्ध द्वारा और बाद में यीशु द्वारा उपयोग किए जाते थे। अन्य लोग रेकी के जन्म और विकास के लिए म्यू और एटलांटिस के सभ्यताओं को और भी पीछे देखते हैं। निसंदेह लिखित प्रमाण के बिना हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे मानवता ने रेकी का उपयोग और विकास करना सीखा। हम निश्चित और पुष्टि कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में डॉक्टर मिकाओ उसई द्वारा इसे फिर से खोजा गया था। तुलनात्मक रूप से टोक्यो में डॉक्टर मिकाओ उसई के मकबरे के अलावा उनके जीवन और काम के बहुत कम भौतिक सबूत रहे हैं। रेकी के इतिहास पर अधिकांश लिखित खाते घोषित करते हैं कि डॉक्टर मिकाओ उसई एक ईसाई साधु थे। उन्होंने क्योटा में दोशीशा विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। एक दिन एक छात्र ने डॉक्टर यूसी से पूछा कि क्या वह बाइबल की शिक्षाओं को सच मानते हैं। क्या यीशु पानी पर चल सकता है और लोगों को स्पर्श करके ठीक कर सकता है। साहस पूर्वक उन्होंने सवाल किया कि क्या डॉक्टर उसई खुद बीमारों को यीशु की तरह ठीक कर सकते हैं। उसई ने स्वीकारा कि यह उनकी क्षमताओं से परे है। ऐसे प्रश्न पूछने से शर्मिंदा और उत्तर देने में असमर्थ होकर डॉक्टर उसई ने तुरंत अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया और यह पता लगाने के लिए एक व्यक्तिगत खोज में निकल पड़े कि वह यीशु के रास्ते में कैसे सफलता पा सकते हैं। पौराणिक कथाओं और पौराणिक कथाओं को और भी संदेह हो जाता है जब यह बताया जाता है कि डॉक्टर उसई ने अमेरिका में यीशु जैसे चिकित्सा के रहस्यों की खोज शुरू करने का फैसला किया, अर्थात शिकागो विश्वविद्यालय में। रेकी मास्टर विलियम रैंड अमेरिका में ज्ञान के लिए डॉक्टर उसे की खोज की कथा को अस्वीकार करने में सक्षम है। शिकागो विश्वविद्यालय के पास कभी कभी छात्र के रूप में उपस्थित होने वाले डॉक्टर उसई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर उसई का कभी भी भाग लेने या व्याख्यान का कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है। दोशीशा विश्वविद्यालय व विलियम रैंड द्वारा यह काम पुष्टि करता है कि कितने लोग विश्वास करते हैं डॉक्टर उसी के जीवन का इतिहास बदल दिया गया था और पश्चिमी समाज के अनुरूप बना दिया गया था। तर्कसंगत रूप से पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक फर्क है। डॉक्टर उसई का जीवन काल क्या है वो जान लेते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसई का जन्म 15 अगस्त 1865 में जापान के तानियाल ग्राम में हुआ था, जो 11 पीढ़ियों के लिए जैन बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। एक युवा के रूप में उसे ने पश्चिमी चीजों के लिए एक आकर्षण विकसित किया। हालांकि उन्होंने कभी जापान के बाहर यात्रा नहीं की। स्कूल छोड़ने के बाद वह एल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले कई पश्चिमी एलोपैथिक चिकित्सकों के साथ एलोपैथिक दवा का अध्ययन करने गए। उसी को उनके पूर्वजों ने प्राचीन शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था और फिर वह एक जैन मठ में शामिल हो गए और प्राचीन संस्कृत और सूत्रों को पढ़ना उन्होंने शुरू किया। कई वर्षों के अध्ययन के बाद उसी को उपचार के एक प्राचीन रूप के संदर्भ मिले। आगे के अध्ययन में विधियों, सूत्रों और प्रतीकों का खुलासा होने लगा, जो उपचार के लिए हाथों की इस कला को अभ्यास और मास्टर करने की तकनीक तरीके का वर्णन करते हैं। हालांकि उनके पास उपचार का अभ्यास करने के लिए तकनीकी ज्ञान था, लेकिन शिक्षाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें ज्ञान की कमी थी। उसे लागू करने और सत्ता को सक्रिय करने की कुंजी की आवश्यकता उनको थी। मठ से छुट्टी लेते हुए उसई डॉक्टर उसई मिकाओ कुरामा के पवित्र पर्वत के लिए निकल गए। जब वह शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने 21 कंकड़ उठाए और उन्हें अपने सामने रखा। वह बैठ गए और अपना ध्यान शुरू किया। हर दिन वह एक कंकड़ को पास के तालाब फेंक दिया करते।
20 दिनों तक उन्होंने सूत्रों की प्रार्थना ध्यान किया और पढ़ा। 21वें दिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने भगवान से उसे प्रकाश दिखाने के लिए कहा। अचानक आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और थर्ड आई चक्र पर उस प्रकाशित ऊर्जा ने प्रहार किया और उसे बेहोश हो गए। जब उसे पूरी चेतना में वापस आए और वहां पहाड़ से नीचे लौटने के लिए आगे बढ़े, अपने पैर पर ठोकर खाई और उनके पैर की अंगुली कट गई, चोटिल हो गई। उन्होंने सहजता से पैर पर पैर लगाया तो रक्तस्राव और दर्द बंद हो गया। वह 21 दिनों तक उपवास करने के बावजूद सक्षम थे। किसी भी पेट दर्द के बिना एक स्वस्थ भोजन वो ले रहे थे। उसी को भोजन कराने वाली लड़की दांत दर्द से पीड़ित थी। उसी ने पूछा कि क्या वह अपने सूजे चेहरे पर अपना हाथ रख सकते हैं। वह सहमत हो गई और उन्होंने सूजन और दर्द को कम कर दिया स्पर्श मात्र से। उसी ने 19 प्रमुख छात्र उसी के 19 प्रमुख छात्र थे जो सभी अपने अभ्यास में पश्चिमी एलोपैथिक या पारंपरिक जापानी थे। वह जानते थे कि उसे ऐसी पद्धति विकसित करनी होगी जिससे किसी भी धर्म या संस्कृति द्वारा समझा जा सके और स्वीकार किया जा सके। रेकी को उसी द्वारा तैयार किया गया था ताकि इसमें कोई मतभेद या धार्मिक मान्यताएं ना हो। उन्होंने रेकी को सार्वभौमिक बना दिया। टेनो जापान के सम्राट ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देकर उसी के ना काम को सम्मानित किया। 9 मार्च 1926 में उनकी मृत्यु के समय तक डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने अपने 19 छात्रों को रेकी मास्टर के स्तर तक शिक्षा दी थी। उनके बाद डॉक्टर चुजिरो हयाशी, जिनका जन्म 15 सितंबर 1880 टोक्यो में जापान में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 मई 1940 को हुई थी। तो डॉक्टर चुजिरो हयाशी को डॉक्टर मिकाऊ उसई ने अगला ग्रैंड मास्टर चुना था जिससे वो ये परंपरा आगे बढ़ा सके। तो ये है चुजिरो हयाशी जो डॉक्टर मिकाऊ उसई के बाद अगले ग्रैंड मास्टर बने थे दोस्तों। डॉक्टर उसी की मौत पर हयाशी ने ग्रैंड मास्टर की भूमिका निभाई। वह 16 रेकी मास्टर्स को प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षण के लिए एक सेट फॉर्मूला बनाने के लिए जिम्मेदार थे। चुजीरो हयाशी का जन्म ऊपरी वर्ग के जापानी परिवार में हुआ था और यह योग्य चिकित्सक और सेवानिवृत्त समृद्धि कमांडर थे। उन्होंने टोक्यो में सम्राट महल के पास शीना नोमाचा नामक एक क्लिनिक स्थापित किया। प्रत्येक दिन उनके छात्रों ने क्लिनिक में उपचार सत्र आयोजित किए या अपने घरों में लोगों का दौरा किया। वे यात्रा करने में असमर्थ थे। हयाशी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए विकसित सिस्टम पर कई रिपोर्ट लिखने के लिए जिम्मेदार थे। उपचार प्रक्रिया में सहायता के लिए विशेष उपचार उनके उपचार में शामिल किए गए थे। शायद रेकी के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रगति पूरे शरीर के उपचार के महत्व की खोज करना था। मैडम हवायो टकाटा का जन्म, अगले जो ग्रैंड मास्टर बने वो बने मैडम हवायो टकाटा। तो उनका जन्म 24 दिसंबर 1900 को हवाई द्वीप पर हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेची टकाटा से विवाह किया था। उनकी 2 बेटियां थी। दुख की बात यह है कि उसके पति का 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। विवाह के 13 साल बाद हवायो टकाटा को अपने छोटे बच्चों को उठाने के लिए छोड़ दिया गया था। जापान में आने के बाद उनको अकासाका के एक अस्पताल में यह पता चला कि अब उसके रोगग्रस्त पित्ताशय की थैली और श्वसन समस्याओं में जोड़ने के लिए ट्यूमर और एपेंडिसाइटिस था। डॉक्टर ने टकाटा को तत्काल सर्जरी करने की सलाह दी। उस रात जब टकाटा बिस्तर पर लेट गई तो उन्होंने एक आवाज सुनी, सर्जरी जरूरी नहीं है। अगले दिन जब वह सर्जरी के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने फिर से आवाज सुनी, सर्जरी जरूरी नहीं थी, पूछो पूछो। ताकाता ने सर्जन से पूछा कि क्या उसे एक और तरीके से ठीक किया जा सकता है और उसने डॉक्टर हयाशी द्वारा चलाए गए रेकी क्लिनिक के बारे में कहा। सर्जन की एक बहन थी जो खुद वहां थी और बीमारी से पूरी तरह से परेशान थी। मैडम तकाता क्लिनिक गई और नियमित रूप से उपचार 4 महीने तक प्राप्त कर लिया और पूरी तरह से ठीक हो गई। उन्होंने फैसला किया कि वह रेकी सीखना चाहती है और हवाई में अपना अभ्यास प्रैक्टिस स्थापित करना चाहती है। सभी परंपराओं के खिलाफ वह आखिरकार डॉक्टर हयाशी को मनाने के लिए रजेनिक में 12 महीने तक करने और ट्रेनिंग करने की अनुमति देने में सक्षम थे।
कुछ समय के अंत में यह महसूस किया गया कि उन्होंने रेकी में दूसरी डिग्री प्राप्त करने का विशेषाधिकार अर्जित कर लिया है। 1936 की गर्मियों में मैडम ताकाता हवाई लौट आई और अपना खुद का रेकी क्लिनिक स्थापित किया। उन्होंने अपना समय चिकित्सा और रेकी को पढ़ाने में बिताया। डॉक्टर हयाशी ने फरवरी 1938 में मैडम ताकाता द्वारा किया और उन्हीं रेकी मास्टर बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1940 की शुरुआत में जापान अमेरिका के साथ युद्ध के करीब था। डॉक्टर हयाशी को पता था कि उन्हें लड़ने के लिए बुलाया जाएगा। उपचार और शांति एक आदमी के रूप में उन्होंने फैसला किया कि उनके संक्रमण को दूर करने के लिए केवल एकमात्र सम्माननीय चीज थी। उसने अपने मामलों को अलग रखा। मैडम तकाता एक सुबह अपने बिस्तर से उठी और अपने विस्तार पर डॉक्टर हयाशी के पैर के चिन्ह देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनको तुरंत जापान जाना चाहिए। जापान में आगमन पर वह डॉक्टर हयाशी से मुलाकात की और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने के अपने फैसले को समझाया। उन्होंने भविष्य की योजना बनाने में कई दिन बिताए। जब हयाशी संतुष्ट थे, तो उन्होंने रेकी के भविष्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने सभी छात्रों और दोस्तों को एक साथ बुला लिया था। इस बिंदु पर उन्होंने मैडम तकाता को उनके उत्तराधिकारी और तीसरे ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी घोषित किया। पारंपरिक जापानी पोशाक में पहने हुए वह नीचे बैठी और अपनी आत्मा को अपने शरीर को छोड़ने की इजाजत दी। अगले ग्रैंड मास्टर के रूप में स्थापित मैडम टकाटा ने अपनी शिक्षा और उपचार जारी रखने के लिए हवाई लौट गई। यह तब होता है जब रेकी का इतिहास एक ईसाई के रूप में डॉक्टर मिकाऊ से चित्रित करने के लिए बदल दिया गया था। दिसंबर 1980 में उनकी मृत्यु से पहले मैडम टकाटा ने 22 रेकी ग्रैंड मास्टर्स को प्रशिक्षित किया। टकाटा के काम को जारी रखने के लिए 2 ग्रैंड मास्टर स्थापित किए गए। मैडम टकाटा और डॉक्टर बारबरा वेबर की पोती फिलिस लाई फुरुमोटो। यह साझेदारी केवल 1 वर्ष तक चली। रेकी गठबंधन का गठन फिलिस लेई फुरुमोटो ने किया था, जबकि डॉक्टर वेबर ने AIRA की स्थापना की थी, अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये है फिलिस लेई फुरुमोटो। ये 4th ग्रैंड मास्टर रही। आइए अपने अनुभव और कौशल को साझा करें ताकि रेकी को मनोदशा और आत्मा के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा सके। इस कारण को बढ़ावा देने के लिए हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। हमारी बढ़ती कठोर और हिंसक दुनिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम मानवता के पूरे मनोविज्ञान को बदल दे। साथ में हम इस उपहार को दुनिया के उपचार के लिए ला सकते हैं। हमें रेकी की प्रैक्टिस और दुनिया में हर अस्पताल और क्लिनिक में इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो देखिए कैसे रेकी ग्रैंड मास्टर्स का चैनल बना। डॉक्टर मिकाऊ उसई ने चिजारो हयाशी को और चुजेरो हयाशी ने मैडम टकाटा को ये रेकी विद्या आगे बढ़ाने का मौका दिया और उनको एक रेकी ग्रैंड मास्टर के रूप में स्थापित किया। रेकी के लिए पथ और तैयारी। उपचार की कल चिकित्सक से नहीं प्रकृति से आती है। उपचार की कला चिकित्सक से नहीं प्रकृति से आती है। इसलिए चिकित्सक को खुले दिमाग से प्रकृति के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कई अलग अलग कारणों से जीवन के सभी क्षेत्रों में लोग रेकी के लिए तैयार किए जाते हैं। बहुत से लोग अब पहले से ही एक कार्यशाला में भाग लेने व लेकर एक दोस्त से व्यक्तिगत सिफारिश के बाद रेकी करने आते हैं, सीखने आते हैं। वे अपने दोस्त में सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं और खुद के लिए इसका अनुभव करने का फैसला करते हैं। लोगों के एक बड़े बहुमत को लेकर केवल उपचार की आवश्यकता होती है और अपने स्वयं के उपचार और कल्याण की जिम्मेदारी और नियंत्रण लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि लोग आमक सबसे पहले इसका अभ्यास करना चाहते हैं और मार्गदर्शन की तलाश में रहते हैं। कई छात्र इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुकता के रूप में शुरू होते हैं और रेकी उत्सुकता के ही रूप में छोड़ देते हैं। रेकी को सबसे ज्यादा पाने का रहस्य रेकी के लिए खुला होना जरूरी है। नकारात्मक और संदिग्ध होने के बजाय रेकी की खुशी से स्वीकार करना अनिवार्य है। अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ दे। रेकी आपको खुद ही अपने और खींचती चली जाती है। यदि आप पहले डिग्री रेकी पर सेमिनार कार्यशाला में भाग ले रहे हैं
तो आपको इसकी आवश्यकता है। रेकी के सर्वज्ञ विज्ञान के भरोसा करना। याद रखें कि आपको केवल अपने जीवन में एक बार पहले डिग्री एटूनमेंट की आवश्यकता होती है, शक्तिपात की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे एक उत्सव बनाएं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह आप पर निर्भर करता है। पहली डिग्री शक्तिपात एटूनमेंट का समारोह। काम करने के लिए और रेकी के लिए एक चैनल बनने के लिए आपको पहले डिग्री दीक्षा समारोह में जाना होगा। ऊर्जा मजबूत है और छात्र पूरे कार्यशाला में अपनी पूरी क्षमता पर काम करने और अभ्यास करने में सक्षम है। यह प्रक्रिया छात्र को समझने और रेकी ऊर्जा के अधिक अनुभव करने की अनुमति भी देती है। छात्र को सुपर चार्ज करने और पहले डिग्री रेकी के साथ संभवतः शीर्ष स्तर तक अपनी ऊर्जा कंपन बढ़ाते हैं। हम इस दूरस्थ अध्ययन पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक दूरस्थ अनुलग्न डिस्टेंस अटेनमेंट सेवा भी प्रदान करते हैं। कार्यशाला की तैयारी कैसे करेंगे तो उसके विषय में जान लेते हैं। पहली डिग्री कार्यशाला में भाग लेने से पहले तैयारी में आपको कुछ बुनियादी चीजें करना अनिवार्य है। ये दिशा निर्देश आपको कार्यशाला और आरंभिक समारोह से अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। कार्यशाला से कम 40 घंटे पहले शराब या किसी अन्य प्रकार की दवा लेने से बचे। ये पदार्थ पूरे शरीर में रेकी के प्रवाह को धीमा करते हैं और बाधा डालते हैं। कम से कम 24 घंटे के लिए मांस, मछली, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ या किसी अन्य जंक फूड को ना खाएं। यदि संभव हो तो जल, फल, सलाद और सब्जियों का सेवन करें। भोजन को पाचन करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। प्रोटीन और अत्यधिक संशोधित खाद्य पदार्थ पचने में अधिक समय लगता है और आपके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा वह खत्म कर देते हैं। यदि संभव हो तो कार्यशाला में भाग लेने से पहले एक सप्ताह के लिए हर दिन ध्यान करें। इससे उपचार के लिए रेकी चैनल बनने में आपको कोई भी बाधाएं नहीं पहुंचेगी। रेकी स्तर अनुलग्न निर्देश रेकी फर्स्ट लेवल अटेनमेंट। दूरस्थ डिस्टेंस अटेनमेंट एक गैर पारंपरिक तकनीक है। एक डिस्टेंस अटेनमेंट रेकी दूरस्थ प्रतीक, मनस जिशोनैन, इर्द और विजुअलाइजेशन का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति पर एक अटेनमेंट करने के लिए करता है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। मतलब आप रेकी को डिस्टेंस में भी अटेनमेंट ले सकते हैं और आप डिस्टेंस में भी किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। लगभग सभी रेकी चिकित्सकों ने स्वीकार किया कि कुछ अच्छे रेकी उपचारक देने के लिए स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है। डिस्टेंस अटेनमेंट उपयुक्त है और हाथों पर अटेनमेंट के रूप में परिपूर्ण है। रेकी भौतिक विमान की बजाय ऊर्जवन विमान पर काम करता है। इंस्ट्रक्शन। अपनी सत्र तिथि से 3 दिन पहले अपने आहार में मांस, पक्षी या मछली का सेवन हटाएं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है रेकी अटेनमेंट से पहले? तो आपको मांस, अंडा और ऐसा आहार जो पचने में भारी हो उसे नहीं लेना है। एटूनमेंट से एक दिन पहले पानी या फलों का रस आप ले सकते हैं। एटूनमेंट से कम 3 दिन पहले शराब का सेवन ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं तो इसे एटूनमेंट के एक दिन पहले ले या एटूनमेंट के बाद इसे ले सकते हैं। धूम्रपान करने वालों को तिथि से पहले और एटूनमेंट के दिन के लिए जितना संभव हो सके धूम्रपान से दूर रहना है। एटूनमेंट के दिन टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, समाचार पत्र से भी दूर रहना है। एकांत की अवधि में आपको रहना है। ध्यान और प्रकृति के साथ समय आपको व्यतीत करना है। अपने साथ सौम्य आपको रहना है। बिल्कुल भी आपको अशांत नहीं रहना है। किसी भी ऐसे कार्य को न करे जिससे आपकी ऊर्जा को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचे। खूब पानी पिए। अपने एटूनमेंट से पिछली रात एक अच्छी नींद ले। सुबह में यदि आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो हल्का फुल्का नाश्ता आप कर सकते हैं। अब
जब आप एट्यूनमेंट लेते हैं उस सुबह आपको क्या क्या करना है? सुबह जल्दी उठे ताकि आपके पास आगे के दिन के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त समय हो। यदि संभव हो तो अपने सिस्टम को सक्रिय करने के लिए पैदल चले ताकि आप ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस कर सके। तो इसीलिए पैदल चलना बहुत अनिवार्य है, जिससे हमारे सभी अंगों में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। चाय या कॉफी से बचे, हालांकि स्वाभाविक रूप से कैफीन मुक्त हर्बल चाय आप पी सकते हैं। नाश्ते के लिए केवल फल खाएं। कार्यशाला के लिए आपके पास अधिक ऊर्जा होगी। मानसिक रूप से एक छोटे ध्यान के साथ खुद को तैयार करें। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए खुद को बहुत समय दे। तनाव आपके दिन और आपके आनंद को परेशान कर सकता है। खुले दिमागी शरीर और आत्मा के साथ कार्यशाला में आए। तो कार्यशाला में जब आप अटेंडमेंट लेने जाए उससे पहले हल्का सा प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना अनिवार्य है ताकि आप ऊर्जा को अच्छे से महसूस कर सके। अटेंडमेंट की शुरुआत में, शक्तिपात के शुरुआत में क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि दीक्षा समारोह क्यों एक रहस्य रहना चाहिए और छात्रों को अटेंडमेंट के दौरान अपनी आंखें बंद करने की आवश्यकता क्यों है? इस तरह के प्रश्न काफी सामान्य है और समझ में आते हैं। गुप्तता के कारण रेकी मास्टर और उनके छात्रों द्वारा अनुष्ठानों को पवित्र और संरक्षित रखना है। आंखें बंद रखी गई, जिससे प्राप्तकर्ता को अंदर जाने और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने की इजाजत मिलती है। ताकि जब आप अटेन्मेंट ले रहे होते हैं, तो जब आपकी आंखें बंद होती है तो ऊर्जा का फ्लो आपका आपके अंदर शरीर की ओर बहने लग जाता है और आप ध्यान अच्छे से कर सकते हो और अटेन्मेंट को अच्छे से आप महसूस कर सकते हो। इसीलिए आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जो अनिवार्य है। दीक्षा के दौरान रेकी मास्टर प्राचीन प्रतीकों और मंत्रों के उपयोग करते हैं। जब आपको रेकी मास्टर ऊर्जान्वित करते हैं, शक्तिपात देते हैं, तो वो बहुत सारे सिंबल्स का और कुछ पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। डॉक्टर हयाशी ने इसे मैडम ताकाता के लिए इतनी खूबसूरती से वर्णित किया जब उन्होंने कहा, सार्वभौमिक जीवन शक्ति इतनी बड़ी है कि हम इसे माप नहीं सकते, इसलिए इसकी गहराई को हम समझ नहीं सकते। इसीलिए जापान में हम इसे रेकी कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह एक रेडियो स्टेशन से बराबर की तुलना इसकी होती है। हर जगह रेडियो तरंगों का प्रसारण आपके घर के साथ रेडियो स्टेशन को जोड़ने व बेहतर बनाने के लिए होता है। जब आप रिसीवर चालू करते हैं और स्टेशन से रेडियो तरंगों में ट्यून करते हैं, तो आपका वह रेडियो चैनल आपको मिल जाता है। इसी प्रकार रेकी के सिद्धांत समान है। ऊर्जा हर जगह है। यह तारों के बिना अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। एक बार जब आप ऊर्जा से जुड़े जुड़े हुए होते हैं तो यह हमेशा के लिए स्वचालित रूप से बहती है। यह एक सार्वभौमिक और अतुलनीय ऊर्जा है और इसकी शक्ति असीमित है। अट्यूनमेंट के शुरुआत के बाद क्या होता है? जब आप दीक्षा समारोह के दौरान अट्यूनमेंट प्राप्त करते हैं तो उपचार के विचार पर ऊर्जा आपके हाथों से बहने लग जाती है। मतलब जब आप शक्तिपात लेते हैं तो जब उसका आवाहन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो वो आपके हाथों में बहना शुरू हो जाती है। चक्रों के माध्यम से आप 21 दिन की सफाई भी शुरू करेंगे। रेकी अनु एटूनमेंट से मन, शरीर और आत्मा पर एक शक्तिशाली उपचार प्रभाव होता है, जो मूलाधार के साथ शुरू होकर आपके सहस्रार तक जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप रेकी ऊर्जा से जैसे ही शक्तिपात लेते हैं, अटूनमेंट लेते हैं, तब आपको अपने सात चक्रों पर इस ऊर्जा का फ्लो करना होता है और आप पाएंगे कि आपके सातों चक्र एक्टिव और बैलेंस हो चुके होते हैं। आप इस बात से अवगत नहीं हो सकते कि आप कितने फिट और स्वस्थ हैं। आप जितना अधिक विषाक्त हो उतना अधिक आप सफाई प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे। आपके शरीर आपको उपचार के लिए तैयार कर रहा है। जब विषाक्त पदार्थ आपके सिस्टम से बाहर होते हैं तो आपके शरीर उपचार के लिए अपने अंतिम स्तर पर काम कर सकता है। आपकी पूरी प्रणाली को समायोजित और पुनः संतुलित किया जाएगा। आप भौतिक सफाई और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे लक्षण महसूस कर सकते हैं। आप सिर दर्द, दस्त के लक्षण का अनुभव कर सकते हैं। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि शरीर विषाक्त पदार्थों को आसानी से बाहर कर रहा है, ऐसा आपको मानना है। स्वयं उपचार और प्रतिबिंब के लिए समय का प्रयोग करें। अपने हाथों को किसी भी दर्द या पीड़ा पर रखें
जो आप अनुभव कर रहे हैं, और रेकी आपको बीमारी से दूर रखती है। उपचार ऊर्जा, मन, शरीर और आत्मा के सभी स्तरों पर काम करती है। यह रेकी ऊर्जा आपके मन, शरीर और आत्मा के सभी स्तरों पर काम करती है। यह सक्रिय, कभी कभी काफी भावनात्मक और थकाऊ हो सकती है, क्योंकि रेकी ऊर्जा भावनात्मक और भौतिक ब्लॉक, निराशा, समन्वय पर काम करती है, और जो आपके शरीर ने आपके पूरे जीवन काल में एकत्र और संग्रहित की है। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि जन्म से लेकर अब तक जो भी ब्लॉकेज है, निराशा है, मानसिक तकलीफें हैं, तो उनको रेकी आपके शरीर से, मन, मस्तिष्क और आत्मा से दूर करती है। तो थोड़ी बहुत आपको असहज भावना महसूस होती है। रेकी का ज्ञान आपको डर और बाधाओं से मुक्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वह करता है। जितना अधिक आप रेकी का उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत होते चले जाते हैं। रात में सोते समय और जब आप सुबह उठते हैं, तो खुद को रेकी देने की आदत स्थापित करें। याद रखें, एक बार जब आप सार्वभौमिक जीवन शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आप रेकी उपचार ऊर्जा को स्वयं और दूसरों को चैनल करना शुरू कर सकते हैं। रेकी कभी नहीं भेजी जाती है, इसे हमेशा चैनल के माध्यम से खींचा जाता है। यह रेकी और चुंबकीय आध्यात्मिक उपचार के बीच प्रमुख अंतरों में से एक है। एट्यूनमेंट के बाद रेकी का उपयोग करने के तरीके। एक बार जब आप रेकी से जुड़ जाते हैं, तो जब भी आप उपचार या सहायता के इरादे से जब रेकी का आह्वान करते हैं, तो रेकी आपके हाथों में बहना शुरू कर देती है, और उसके बाद आप आपके ग्रैंड मास्टर ने बताए हुए सिंबल्स का उपयोग करके सुरक्षा चक्र बनाकर इसका इस्तेमाल अपने आप पर और दूसरों पर भी आप कर सकते हैं। तो रेकी के कुछ 5 सिद्धांत हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो 5 सिद्धांतों में से पहला है, बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, बस आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, बस आज के लिए मैं अपने कई आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दूंगा, बस आज के लिए मैं अपने पड़ोसी और हर जीवित चीज के प्रति दयालु रहूंगा। रेकी सिद्धांत आध्यात्मिक आदर्श है। इन नियमों को अपनाने से आप अपने जीवन में संतुलन और पदार्थ जोड़ देंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आपका एहसास हो कि आपको इन आदर्शों के ढांचे के भीतर अपने जीवन के हर पल को जीने की उम्मीद आती चली जाएगी। इंसानों के रूप में हम सभी अपूर्ण हैं, और यह कारण है कि प्रत्येक सिद्धांत बस आज के लिए शुरू होता है। आप रोजाना सुधारने के लिए दबाव या तनाव के बिना काम कर सकते हैं। यदि आप फिसलते हैं, तो आप हमेशा कल फिर से शुरू कर सकते हैं। जितना अधिक आप सिद्धांतों के साथ काम करेंगे, उतना ही आप उन्हें जीवन के स्तर पर अपनाने लगेंगे। रेकी सिद्धांतों से अधिक परिचित होने के लिए सलाह दी जाती है कि उन्हें दिन में कम से कम 2 बार जोरों से पढ़ा जाए। जो हमने 5 सिद्धांत पढ़े, उन्हें दिन में कई बार आपको बार बार पढ़ना है। आप फ्रेम में सिद्धांतों की एक बड़ी प्रतिलिपि बना सकते हैं, फिर आप प्रतिलिपि को एक प्रमुख स्थान पर रख सकते हैं, जहां आप इसे हर दिन देख सकते हैं। या यदि आप व्यावसायिक रूप से रेकी का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो इसे अपने उपचार कक्ष में रखें। 5 रेकी सिद्धांतों में से प्रत्येक का अलग अलग महत्व है। ध्यान आपकी अपनी धारणाओं को अनलॉक करने में मदद करेगा। बस एक आरामदायक स्थिति में बैठो और अपनी आंखें बंद करो। मंत्रों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हुए कई बार 5 रेकी सिद्धांतों में से एक को दोहराए। जैसे ही आप ध्यान में आते हैं, आपके मन और शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। आप कई अलग अलग भावनाओं और विचारों का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इस अभ्यास को किसी समूह में करते हैं, तो अपने अनुभव साझा करते हैं, और ध्यान के दौरान वही सब कुछ आप अनुभव को लिखते हैं। इन अभ्यासों को अपनाने के द्वारा आप कैसे विकसित हुए, यह देखने के लिए नियमित रूप से इस अभ्यास पर अपने नोट्स तैयार करना दिलचस्प बात है। सालाना प्रत्येक सिद्धांत पर ध्यान देने और नोटों की तुलना करने या समूह सेटिंग में होने वाले मतभेदों पर चर्चा करने के अभ्यास को दोहरा है। बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, इस सिद्धांत पर कुछ बातें कर लेते हैं। चिंता चिंतन तनाव और चिंता का कारण बनता है जीसस। मन, शरीर, आत्मा और मूलाधार चक्र में अस्थिरता आती है। चिंतन तनाव और चिंता का कारण बनता है, जिससे मन, शरीर,
आत्मा और मूलाधार चक्र में स्थिरता आती है। चिंता से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह स्वीकार करना है कि हम सभी को हमारे जीवन में कठिनाइयाँ और झटके का सामना करना पड़ रहा है। हम उनको जवाब कैसे देते हैं, यह निर्धारित करता है कि हम अंततः अपने जीवन का नेतृत्व कैसे करते हैं। यदि आप जीवन में परेशानी से किसी एक के लिए परेशान और चिंतित होने से नकारात्मक प्रतिक्रिया देना चुनते हैं, तो आपने अपने दिमाग, शरीर और आत्मा के संतुलन को नुकसान पहुंचाने के लिए चुना है। यदि आप परेशानी को सीखने का अवसर मानकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप एक खुश और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। अपने आप को हर दिन वास्तव में हंसने और मजा करने के लिए समय दें। एक मजेदार फिल्म या टेलीविजन शो देखें, एक विनोदी किताब या पत्रिका पढ़ें। जो कुछ भी आपको हंसाने के लिए लेता है, पर्याप्त हो ऐसा आपको करना है। विद्वानों का मत है, मनुष्य स्वयं की छवियों से घिरा हुआ है। ज्ञान का यह अद्भुत मोती हमें सिखाता है कि यदि आप खुश लोगों के साथ खुश मिश्रण बनाना चाहते हैं, इसी तरह यदि आप नकारात्मक होना चाहते हैं और लगातार चिंता करना चाहते हैं, तो आपको नकारात्मक और चिंताजनक लोगों से जुड़ने की सरल आवश्यकता है। हंसी एक अद्भुत चिकित्सक है। यह कई अध्ययनों के माध्यम से साबित हुआ है कि हंसी से सब कुछ ठीक हो सकता है और कुछ मामलों में जीवन खतरनाक बीमारियों को रोकती है। एक स्वस्थ और लंबे जीवन जीने के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करें। जीवन के कष्टों से निपटने के लिए जिम्मेदारी ले, मजे करो। चिंता करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को फिर से संतुलित करने और अपने संकल्प को बढ़ावा देने के लिए रेकी का उपयोग करें। एक हाथ रूट चक्र पर और दूसरे हाथ दिल चक्र पर रखे। रेकी आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाएगी। जब तक आप आसानी से महसूस करते हैं कि आपको इन चक्रों के बिंदुओं पर अपने हाथ रखे, यह रेकी तकनीक तनाव, चिंता और चिंता के कारण होने वाले अवरोधों को हटा देगी। इसका इस्तेमाल स्वयं, उपचार या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। 8वां दिन, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। गुस्सा एक भावना है। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, तो हम उस भावना का नियंत्रण खो देते हैं। उपरोक्त सिद्धांत से जीने के लिए हमें समझना होगा कि यह नियम हमारे क्रोध को किस प्रकार ट्रिगर करता है और हम अपने विनाशकारी भावना को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह सरल अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है और इस तरह आप अब किसी स्थिति को नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने के बजाय सकारात्मक स्थिति में किसी भी स्थिति का जवाब दे सकते हैं। हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यदि आप दोनों खुश हैं और मिलते हैं, तो बैठक सुखद होती है, तो ऊर्जा बढ़ती है। हालांकि अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण खो देते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। इसी तरह अगर कोई आप पर नाराज हो जाता है, तो आपकी ऊर्जा चुरा रहे हैं। इस सरल दर्शन के साथ आप अंतहीन परिस्थितियों परिस्थितियों या लोगों का सामना कर सकते हैं जो अतीत में आपके क्रोध को जन्म देते हैं और आपको गलत तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अगली बार जब किसी को आप अपनी कार में बिठाते हैं, तो वह आपका सम्मान व शुक्रिया करता है या किसी स्पष्ट कारण के लिए आपकी आलोचना करता है, तो वह खुद के फायदे व नुकसान के लिए ही कर रहा होता है। बस कल्पना करें कि जब आप नकारात्मक लोगों या परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया ना करना चुनते हैं, तो आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। अतीत में आपने जितनी बार का अन्य किसी के साथ भी दुर्व्यवहार किया और अभी भी 1 घंटे पहले आपके पेट में गुस्सा महसूस हुआ है, तो उस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा चुरा ली है। जब आप अपनी मजबूती को खो देते हैं या क्रोध को करते हैं, तो लोग आप पर हंसते हैं। इसका आप अपने जीवन में देखते भी होंगे। आपने उन्हें तनाव, क्रोध और शायद अपमान के कारण बनने की अनुमति दी है, तभी वह हंस रहे हैं। इस टकार से केवल एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ बाहर आया और वह आप नहीं थे। गुस्सा एक विकल्प प्रतिक्रिया है। नकारात्मक लोगों या परिस्थितियों से आपकी ऊर्जा को चोरी करने की अनुमति ना दे। प्रत्येक दिन तय करें, शारीरिक स्तर पर क्रोध पेट और पाचन विकार पैदा कर सकता है। क्रोध से मुक्त एक स्वस्थ जीवन जीने को चुने। पुनः संतुलन प्रक्रिया में यह पुनः संतुलन प्रक्रिया में सहायता के लिए रेकी का उपयोग करें। एक हाथ तीसरे चक्र पर, तीसरे आंख पर, थर्ड आई पर तथा दूसरे हाथ को रूट चक्र, मूलाधार चक्र पर रखें।
जब तक आप महसूस करते हैं तब तक अपने हाथों को वहां रखें। यह रेकी तकनीक आपको इस विनाशकारी भावना को नियंत्रित करने और खत्म करने में मदद करेगी। इसका इस्तेमाल स्वयं उपचार या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। बस आज के लिए मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। ईमानदारी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि कार्यालय से कुछ पेन को चोरी करना ठीक है, और वह कंपनी का हर साल लाखों रुपयों का लाभ कमाती है, यह सोचते हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ स्टेशनरी चुरा लूं। जबकि एक और व्यक्ति चोरी के कार्य को इस तरह से मानता है और न्याय करते हुए कहता है कि स्टेशनरी को चोरी करने वाले व्यक्ति को बर्खास्त कर देना चाहिए और आरोप लगाया जाना चाहिए, और यहाँ तक कि मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। किसी भी समय हर व्यक्ति बेईमान है। आप किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी से चोरी नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके बजाय अपने आप से चोरी करते हैं। रेकी करना जानते हुए भी किसी की मदद न करना अपने आप से चोरी है। उदाहरण के लिए यदि आप उदाहरण के लिए यदि आपके पास लोगों की मदद करने के लिए एक प्रतिभा है और आप उन्हें चुनते हैं, तो आप अपनी प्रतिभा को इस्तेमाल न करने के अपने आप से चोरी कर रहे हैं। आप उन लोगों से भी चोरी कर रहे हैं जो आपकी प्रतिभा से लाभ उठा सकते हैं। अर्थहीन गतिविधियों पर अपना समय बर्बाद करना, जैसे कि हर दिन घंटों टेलीविजन देखना, पृथ्वी पर आपके पवित्र और विशेष समय से चोरी करना ही है। अपनी जिंदगी को ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार जीने की कोशिश करें। ईमानदारी आपके अंदर रहती है और इसे रखने के बारे में परवाह नहीं है जहां अन्य लोगों की इससे मदद हो सकती है। इस सिद्धांत के पुनः संतुलन में सहायता के लिए रेकी का उपयोग करने के लिए एक हाथ थर्ड आई चक्र पर तथा दूसरा हाथ अपने प्लेक्सस चक्र पर रखें। जब तक आप सहजता से सोचते हैं कि उन्हें इन चक्र बिंदुओं पर बने रहने की आवश्यकता है, तब तक अपने हाथों को वहां रखें। यह अतिरिक्त हाथ स्थिति स्वयं को अन्य लोगों को ठीक करने के लिए उपयोग की जा सकती है। बस आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए ब्रह्मांड हमें वही देती है, लेकिन वह नहीं हो सकती है जो हम चाहते हैं। यूनिवर्स वही करेगी जो हमें चाहिए। हमारे पूरे जीवन में कार्मिक रूप से हम यह प्राप्त करते हैं। हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, और हमारे जीवन काल में हमें यही सीखने की आवश्यकता है। अगर हम इन सबक को समझते हैं और इनका ख्याल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो जाएंगे। आपके जीवन को बर्बाद करने के बजाय आपके साथ हुई चीजों और आपकी सामने आने वाली समस्याओं की शिकायत करने के बजाय नियमित आप उसको दूर कर सकते हैं। हर पल आप कदम उठा सकते हैं, अपने जीवन में कई आशीर्वादों को खोज सकते हैं और उनकी सराहना कर सकते हैं। अपने सभी आशीर्वादों की एक सूची बनाएं। आप आप आश्चर्यचकित होंगे कि धन्यवाद देने के लिए कितनी अद्भुत चीजें हैं। भौतिकवादी चीजों को छोड़ दे, वे उथली और अर्थहीन है। ध्यान दे और उन चीजों को ध्यान दे जो स्वतंत्र है और आपके जीवन में खुशी और विनम्रता लाती है। उदाहरण के लिए आपकी दिमागी, शरीरी, आत्मीय स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, फूल, पेड़, समुद्र, सूरज, प्यार, विश्वास, ज्ञान, ग्रामीण इलाकों, जानवर, पक्षियों आदि की सूची बनाए और धन्यवाद देते चले जाए। जब आप जीवन के सच्चे चमत्कारों की सराहना करते हैं और भौतिकवादी चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें आप अपने जीवन के आनंद लेने के लिए बाध्य करते हैं, एक हाथ तीसरी आंख पर, आज्ञा चक्र पर, दूसरा हाथ को ऑसिपिटल रीज सिर के पीछे रखें। अपने जीवन में या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में इस सिद्धांत को फिर से संतुलित करने के लिए रेकी का उपयोग करें। 11वां दिन, बस आज के लिए मैं अपने पड़ोसी और हर जीवित चीज के लिए दयालु रहूंगा। कर्म का नियम बताता है कि जो कुछ भी कर्म का नियम बताता है कि जो कुछ भी घूमता है वह चारों ओर आता है। प्यार भेजे और आप बदले में प्यार वापस प्राप्त करेंगे। दयालुता भेजे और आपको दयालुता प्राप्त होगी। उपचार भेजो, आपको उपचार मिल जाएगा। सकारात्मक विचार भेजो तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कर्म दो किनारे वाली तलवार है। नकारात्मक विचार भेजे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस नियम के भीतर रहना आपको एक खुश और कम तनावपूर्ण जीवन, पूर्ण खुशी, शांति और प्यार देगा। अपने सिद्धांत के लिए इस सिद्धांत को संतुलित करने के लिए या दूसरों को पहली बार तीसरे
चक्र आज्ञा चक्र पर एक हाथ और रूट चक्र पर एक हाथ रखें। जब आपको लगता है कि आप तैयार है तो तीसरी आंख चक्र से गले चक्र कंठ चक्र तक अपना हाथ ले जाए और अपने हाथ को रूट चक्र से हृदय चक्र तक ले जाए, जब तक कि आप आसानी से महसूस ना करें कि आप समाप्त हो गए हैं, मतलब आपका काम पूर्ण हो गया है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रेकी सिद्धांत केवल एक खुशी और अधिक पूर्ण जीवन के लिए गाइड करता है। इन नियमों के वास्तविक अर्थ को अनलॉक करने के लिए ध्यान का उपयोग करें और उन्हें अपने जीवन में शामिल करें। वे आपके जीवन को बदल देंगे। ये 5 रेकी सिद्धांत आज्ञा नहीं है, वे सिर्फ ज्ञान के उपहार है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने इसका इतिहास समझ लिया, 5 सिद्धांत हमने समझ लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जब दूसरों के लिए अपने जीवन को खुला रखते हैं तो जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। हमने यहाँ पर ये सीखा कि आप अगर प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, जब आप दूसरों को खुशियां देंगे तो आपको खुशियां मिलेगी। तो जब भी आप रेकी सीखते हैं तो यथाशक्ति और टाइम निकालकर लोगों की सेवा करिए, क्योंकि जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो आपके हृदय में पवित्रता अपने आप जन्म ले लेती है और यही पवित्रता आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बड़ा करती है और आपको रेकी शक्ति का एक ग्रैंड मास्टर बनाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वर्कशॉप में। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।